नमस्कार दोस्तों। और रेलवे एनसीईआरटी चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी, और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब बिजली और चुंबक का कनेक्शन। हाँ, तो हम इसी पर आधारित कुछ बहुत ज़रूरी एमसीक्यूज देखेंगे। शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस क्विज की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल। तो चलिए अब देर नहीं करते, आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए एम्पियर, बी टेस्ला, सी ओम या डी वोल्ट। इसका तो सीधा सीधा जवाब है बी टेस्ला। टेस्ला। जी, मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत होती है उसे हम टेस्ला में नापते हैं, जिसे टी से दिखाते हैं। वैसे इसका एक और मात्रक है गॉस, लेकिन वो सीजीएस यूनिट है। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो चुंबक के बाहर किस दिशा में चलती हैं? दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण? ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। इसका सही जवाब है बी उत्तर से दक्षिण। ओके, नॉर्थ से साउथ। हाँ, हमेशा याद रखिए, चुंबक के बाहर ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में जाती हैं। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? फैराडे, ओर्स्टेड, एम्पियर या फ्लेमिंग? ये एक ऐतिहासिक सवाल है। इसका सही जवाब है बी ओर्स्टेड। ओर्स्टेड। जी, 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने ही यह साबित किया था कि जब किसी तार में बिजली बहती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। वाह, तो चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। मान लीजिए एक सीधा तार है जिसमें करंट बह रहा है, तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसकी दिशा कैसे पता करेंगे? इसके लिए एक बहुत ही आसान नियम है। सही ऑप्शन है बी मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। राइट हैंड थंब रूल। बिल्कुल। आप बस ये कल्पना कीजिए कि आपने तार को दाहिने हाथ में पकड़ा है और आपका अंगूठा करंट की दिशा में है। तो आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ना, हाँ, वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएंगी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, प्रश्न 5। एक धारावाही परिनालिका मतलब एक सोलोनॉइड, वो किसकी तरह काम करती है? एक सोलेनॉइड असल में एक छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट की तरह ही व्यवहार करती है। तो ऑप्शन ए सही है। अच्छा, मतलब उसका भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 6 पर। इलेक्ट्रिक मोटर, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो सही जवाब है बी विद्युत को यांत्रिक में। जैसे पंखा या वॉशिंग मशीन है ना? बिल्कुल। आप प्लग लगाते हैं, बिजली देते हैं और वो घूमने लगता है। सही। तो इसी से जुड़ा 7वां सवाल, मोटर में जो घूमने वाला बल लगता है, उसकी दिशा किस नियम से पता करते हैं? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या दक्षिण हस्त नियम? यहाँ पर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल होता है। तो सही ऑप्शन है ए लेफ्ट हैंड रूल। जी, ये नियम मोटर पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। ठीक है, अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज थी। इसका सही जवाब है बी, मतलब चुंबक और कुंडली के बीच जब कोई सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में अपने आप करंट पैदा हो जाता है। मतलब बिना बैटरी के करंट? हाँ, बस गति से। इसी को प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और इसी सिद्धांत पर जनरेटर काम करता है ना? अगला सवाल यही है, विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? जी बिल्कुल, जनरेटर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करता है। ये मोटर का ठीक उल्टा है। ये मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, तो मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल था, तो जनरेटर में जो प्रेरित धारा बनती है उसकी दिशा के लिए कौन सा नियम है? ये है हमारा 10वां सवाल। इसके लिए है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी राइट हैंड रूल। ऑप्शन बी सही है। तो ये याद रखना आसान है, बायां हाथ मोटर, दाहिना हाथ जनरेटर। बिल्कुल सही। एक से गति मिलती है, दूसरे से बिजली बनती है।
चलिए अब कुछ सुरक्षा से जुड़े सवाल। प्रश्न 11, लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? कम हो जाता है, वही रहता है या बहुत बढ़ जाता है? शॉर्ट सर्किट बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उस समय धारा का मान C बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और ओम के नियम के हिसाब से जब प्रतिरोध कम होता है तो करंट अचानक से तूफान की तरह बढ़ जाता है। और इसी से बचाने के लिए हम फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। तो 12वां सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है? फ्यूज जो है वो बिजली के C ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। मतलब गर्मी से? हाँ, जब ज्यादा करंट बहता है तो फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है। इससे हमारे उपकरण बच जाते हैं। बहुत जरूरी जानकारी है ये। प्रश्न 13, हमारे घरों में जो एसी करंट आता है, भारत में उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? भारत में ये स्टैंडर्ड है B 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि करंट 1 सेकंड में 100 बार अपनी दिशा बदलता है, आगे पीछे आगे पीछे। अच्छा। अमेरिका में ये 60 हर्ट्ज होती है। अच्छा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर है B, क्योंकि यह आसानी से अपना चुंबकत्व खो देता है। मतलब? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें तभी चाहिए जब तक करंट बह रहा है। नर्म लोहा जल्दी से चुंबकीय बनता है और जैसे ही आप करंट बंद करते हैं वो अपना चुंबकत्व खो देता है। अगर स्थायी चुंबक बनाना हो तो स्टील का इस्तेमाल होता है। समझ गया। प्रश्न संख्या 15, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका मतलब एक सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ऑप्शंस हैं A 0 होता है, B इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, C सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है या D सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका सही उत्तर है D, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो लगभग समांतर और सीधी होती हैं और ये एक यूनिफॉर्म मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। ठीक है, तो अगला सवाल प्रश्न 16, विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम आमतौर पर किस पदार्थ की छड़ का उपयोग करते हैं? A इस्पात, B पीतल, C नरम लोहा या D एल्यूमिनियम? इसका जवाब है C नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयरन। नरम लोहा ही क्यों, स्टील क्यों नहीं? क्योंकि नरम लोहा बहुत आसानी से चुंबकित हो जाता है और जैसे ही आप करंट बंद करते हैं वो विचुंबकित भी हो जाता है, जबकि स्टील जो है वो एक स्थायी चुंबक बनाने के काम आता है। समझ गई। अब आते हैं प्रश्न 17 पर। मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक करंट वाला तार रखा है, तो उस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा पता करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है A मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, B फ्लेमिंग का वामाहस्त नियम, C फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम या D ओम का नियम? इसके लिए हम उपयोग करते हैं B फ्लेमिंग का वामाहस्त नियम मतलब लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, ये वही नियम है जो मोटर में काम आता है ना? बिल्कुल। इसका उपयोग विद्युत मोटर और किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा पता करने के लिए होता है। चलिए, इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल प्रश्न 18। वो यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? A जनित्र, B वोल्टमीटर, C विद्युत मोटर या D गैल्वेनोमीटर? ये तो आसान है। इसका सही जवाब है C विद्युत मोटर। हाँ, जैसे हमारे घर में पंखा या मिक्सी। एकदम सही। मोटर बिजली को घुमाव में बदलती है और जनित्र इसका ठीक उल्टा काम करता है। ठीक है, तो प्रश्न 19, विद्युत मोटर में एक चीज होती है विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग। इसका काम क्या है? A ऊर्जा उत्पन्न करना, B दिक् परिवर्तक का कार्य करना, C प्रतिरोध कम करना या D चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना? इसका सही जवाब है B दिक् परिवर्तक मतलब कम्यूटेटर का कार्य करना। ये करता क्या है असल में? ये बहुत जरूरी है। ये हर आधे चक्कर के बाद सर्किट में करंट की दिशा को उलट देता है। इसी वजह से मोटर लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है। ओके, अगला सवाल है प्रश्न 20, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की परिघटना क्या है? ये थोड़ा लंबा है। A किसी वस्तु को आवेशित करना, B कुंडली में धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र बनाना, C
चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, या डी विद्युत मोटर की कुंडली को घुमाना। इसका सही उत्तर है सी। हाँ, मतलब चुंबक और तार की कुंडली के बीच हलचल से बिजली बनाना। हाँ, जब भी कुंडली से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र में कोई बदलाव होता है तो उसमें अपने आप एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। बहुत बढ़िया। तो प्रश्न 21, इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने के लिए कौन सा नियम है? ए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, बी फ्लेमिंग का वामाहस्त नियम, सी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, या डी जूल का नियम? इसके लिए है ए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी राइट हैंड रूल। अच्छा, तो मोटर के लिए लेफ्ट हैंड और जनरेटर के लिए राइट हैंड। बिल्कुल, इसका उपयोग जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा पता करने के लिए होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 22 पर। भारत में जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी एसी करंट आता है, उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ए 45 हर्ट्ज, बी 50 हर्ट्ज, सी 60 हर्ट्ज, या डी 100 हर्ट्ज? इसका सही जवाब है बी 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भारत में हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। अमेरिका में ये 60 हर्ट्ज होती है। अच्छा, तो प्रश्न 23, वो धारा जो समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती उसे क्या कहते हैं? ए प्रत्यावर्ती धारा ए से, बी दिष्ट धारा डी सी प्रेरित धारा, या डी इनमें से कोई नहीं? उसे कहते हैं बी दिष्ट धारा यानी डीसी। जैसे बैटरी से मिलने वाला करंट? हाँ बिल्कुल, ये हमेशा एक ही दिशा में बहती है। चलिए, अब कुछ घरेलू सुरक्षा से जुड़े सवाल। प्रश्न 24, घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युन्मय तार या लाइव वायर का रंग आमतौर पर कैसा होता है? ए हरा, बी काला, सी लाल, या डी पीला? इसका सही जवाब है सी लाल। और बाकी तारों का? हाँ, तो लाइव तार के लिए लाल, न्यूट्रल या उदासीन तार के लिए काला और अर्थ या भूसंपर्क तार के लिए हरा रंग इस्तेमाल होता है। ओके, प्रश्न 25, लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए बहुत कम हो जाता है, बी बदलता नहीं है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, या डी लगातार बदलता रहता है? इसका उत्तर है सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ये खतरनाक होता है ना? बहुत ज्यादा। जब लाइव और न्यूट्रल तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरोध लगभग 0 हो जाता है और धारा एकदम से बहुत बढ़ जाती है, जिससे आग लग सकती है। और इसी से बचाने के लिए होता है फ्यूज। तो प्रश्न 26, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? ए चुंबकीय प्रभाव, बी तापीय प्रभाव, सी रासायनिक प्रभाव, या डी इनमें से कोई नहीं? ये काम करता है बी तापीय प्रभाव पर, जिसे हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब ये गर्म होके पिघल जाता है? हाँ, जब करंट एक सीमा से ज्यादा होता है तो फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है, सर्किट टूट जाता है और हमारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। प्रश्न 27, किसी लंबे सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? ए दीर्घवृत्ताकार, बी सरल रेखीय, सी संकेंद्री वृत्ताकार, या डी अनियमित? इसका जवाब है सी संकेंद्री वृत्ताकार, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, जिनका केंद्र तार पर ही होता है? बिल्कुल। प्रश्न 28, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मुख्य अंतर क्या है? ए एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है, बी डीसी जनरेटर उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, सी एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी में दिक् परिवर्तक होता है, या डी कोई अंतर नहीं है? इसमें सही जवाब है सी स्लिप रिंग्स और कम्यूटेटर का अंतर। हाँ, एसी जनरेटर में पूरी रिंग्स होती हैं जिन्हें सर्पी वलय या स्लिप रिंग्स कहते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में वो टूटी हुई रिंग्स होती हैं, मतलब स्प्लिट रिंग। प्रश्न 29, भूसंपर्क तार यानी अर्थ वायर का मुख्य काम क्या है? ए धारा का प्रवाह बढ़ाना, बी उपकरणों को जलने से बचाना, सी उपयोगकर्ता को बिजली के झटके से बचाना, या डी वोल्टेज स्थिर रखना? इसका सबसे जरूरी काम है सी उपयोगकर्ता को विद्युत झटके से बचाना। वो कैसे? ये तार उपकरण की धातु की बॉडी से जुड़ा होता है। अगर कोई लीकेज करंट होता है तो ये उसे सीधे जमीन में भेज देता है, जिससे इंसान को शॉक नहीं लगता। सवाल नंबर 30, एक धारावाही परिनालिका
मतलब एक सोलेनॉइड, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? क्या वो सिरों की तरफ बढ़ता है, सिरों की तरफ घटता है, सभी बिंदुओं पर एक जैसा रहता है या फिर शून्य होता है? इसका सही जवाब है सी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। असल में एक लंबी सोलेनॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, वो एकदम सीधी और समानांतर होती हैं। मतलब हर पॉइंट पर ताकत एक जैसी, यूनिफॉर्म होती है। अच्छा, तो इसी सिद्धांत पर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी काम करता है ना? हमारा अगला सवाल भी यही है। सवाल 31। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम किस पदार्थ की छड़ का इस्तेमाल करते हैं? इस्पात, पीतल, नर्म लोहा या एल्यूमिनियम? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नर्म लोहा। नर्म लोहा ही क्यों? स्टील क्यों नहीं? देखिए, नर्म लोहे की खासियत यह है कि वो बहुत जल्दी चुंबक बन जाता है और जैसे ही आप करंट बंद करते हैं, वो उतनी ही जल्दी अपना चुंबकत्व खो भी देता है। अगर हम स्टील यूज करेंगे तो वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। समझ गई। अब आते हैं सवाल 32 पर। चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारावाही चालक पर सबसे ज्यादा बल कब लगता है? जब वो क्षेत्र के समांतर हो, लंबवत हो, 45 डिग्री पर हो या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब है बी, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। इसका एक फॉर्मूला है F = BIL sin थीटा। तो बल सबसे ज्यादा तब होगा जब साइन थीटा का मान सबसे ज्यादा हो, जो 90 डिग्री पर होता है। मतलब जब दोनों लंबवत हों। और इसी बल की दिशा पता करने के लिए हम एक नियम का इस्तेमाल करते हैं। सवाल 33। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम मतलब लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसकी दिशा दिखाता है? धारा की, चुंबकीय क्षेत्र की या बल की? अंगूठा दिखाता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा। ये नियम बहुत सीधा है। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र, बीच वाली उंगली धारा, तो अंगूठा बल या गति की दिशा बताएगा। बिल्कुल। तो वो कौन सा यंत्र है जो इसी सिद्धांत पर काम करके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर, वोल्टमीटर, विद्युत मोटर या गैल्वेनोमीटर? ये तो बहुत आम डिवाइस है। सही जवाब है सी, विद्युत मोटर। पंखा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हम बिजली देते हैं और वो घूमने लगता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। और मोटर को लगातार घुमाने के लिए उसमें एक चीज होती है, विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग्स। सवाल 35 इसी पर है। इनका क्या काम है? स्प्लिट रिंग्स का काम है ए, धारा की दिशा को उत्क्रमित करना, यानी रिवर्स करना। ये असल में एक कम्यूटेटर का काम करते हैं। हर आधे चक्कर के बाद ये करंट की दिशा पलट देते हैं ताकि मोटर एक ही दिशा में घूमती रहे। अच्छा, तो ये तो हुआ बिजली से गति बनाना। अब इसका उल्टा, सवाल 36। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? ये माइकल फैराडे की खोज थी। इसका सही जवाब है सी, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न करना। मतलब अगर आप तार की कुंडली के पास चुंबक को हिलाएंगे तो तार में अपने आप करंट पैदा हो जाएगा। यही जेनरेटर का सिद्धांत है। तो इस प्रेरित धारा की दिशा कैसे पता चलती है? इसके लिए भी कोई नियम है? सवाल 37। जी हाँ, इसके लिए है ए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यानी राइट हैंड रूल। याद रखना आसान है। लेफ्ट हैंड मोटर के लिए, राइट हैंड जेनरेटर के लिए। बहुत बढ़िया। अब आते हैं सवाल 38 पर। किसी सर्किट में करंट है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एमीटर, वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर? इसका पता लगाने के लिए सबसे संवेदनशील उपकरण है सी, गैल्वेनोमीटर। ये ना सिर्फ करंट की मौजूदगी बताता है, बल्कि उसकी दिशा भी बता सकता है। ठीक है। अब कुछ घरेलू बिजली से जुड़े सवाल। सवाल 49। भारत में जो एसी करंट आता है, उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 45, 50 या 60 हर्ट्ज? हमारे यहाँ ये स्टैंडर्ड है बी, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि करंट की दिशा 1 सेकंड में 50 बार बदलती है। अमेरिका जैसे देशों में ये 60 हर्ट्ज है। अगला सवाल सुरक्षा से जुड़ा है। सवाल 40। लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में करंट का मान क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के समय करंट का मान सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लाइव और न्यूट्रल तार सीधे छू जाते हैं तो प्रतिरोध लगभग 0 हो जाता है और ओम के नियम के हिसाब से करंट बेहिसाब बढ़ जाता है, जिससे आग लग सकती है। और इसी से बचाने के लिए हमारे घरों में तारें अलग अलग रंग की होती हैं। सवाल 41। घरेलू वायरिंग में विद्युन्मय तार
मतलब लाइव वायर का रंग आमतौर पर कैसा होता है? लाइव वायर का रंग होता है सी, लाल। इसके अलावा न्यूट्रल के लिए काला और अर्थिंग के लिए हरा रंग इस्तेमाल होता है। ये एक स्टैंडर्ड कलर कोड है। अगला सवाल नंबर 42, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्यूज काम करता है धारा के तापीय प्रभाव पर। मतलब जब करंट एक लिमिट से ज्यादा होता है तो फ्यूज का तार इतनी गर्मी से पिघल जाता है कि वो टूट जाता है और सर्किट बंद हो जाता है। इससे हमारे उपकरण बच जाते हैं। सवाल नंबर 43, एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? ये होती हैं बी, संकेंद्री वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती है ना, बिल्कुल वैसी ही। और सवाल नंबर 44, भूसंपर्क तार यानी अर्थ वायर का मुख्य काम क्या है? अर्थ वायर एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर है। इसका काम है सी, विद्युत झटके से सुरक्षा प्रदान करना। अगर किसी उपकरण की बॉडी में करंट लीक हो रहा है तो अर्थ वायर उस करंट को सीधे जमीन में भेज देता है और हमें शॉक लगने से बचाता है। बहुत खूब। तो प्रश्न 45, भारत में घरेलू सप्लाई के लिए जो एसी आती है उसकी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ए 60 हर्ट्ज, बी 100 हर्ट्ज, सी 50 हर्ट्ज या डी 220 हर्ट्ज? इसका सही उत्तर है सी, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो धारा है वो 1 सेकंड में 50 बार अपना चक्र पूरा करती है। मतलब उसकी दिशा 1 सेकंड में 100 बार बदलती है। अरे वाह, ये तो बहुत तेज है। जी। चलिए प्रश्न 46, लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ए बहुत कम हो जाता है, बी बदलता नहीं है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है या डी निरंतर घटता रहता है? इसका उत्तर है सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ये होता क्यों है? शॉर्ट सर्किट तब होता है जब लाइव तार और न्यूट्रल तार गलती से सीधे संपर्क में आ जाते हैं। इससे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो लगभग शून्य हो जाता है और करंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उससे आग लगने का खतरा होता है? बिल्कुल। ठीक है, तो इसी से जुड़ा अगला सवाल प्रश्न 47, घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? ए धारा को बढ़ाने के लिए, बी वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए, सी परिपथ को सुरक्षित रखने और उपकरणों को जलने से बचाने के लिए या डी बिजली बिल कम करने के लिए? हाँ, तो इसका सही जवाब है सी। ये तो एक तरह का सेफ्टी डिवाइस हुआ। जी, फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है। इसका जो गलनांक है मतलब मेल्टिंग पॉइंट वो काफी कम होता है। तो जब भी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट बहुत बढ़ जाता है तो फ्यूज का तार खुद पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है और हमारे उपकरण बच जाते हैं। वाह, मतलब ये खुद को कुर्बान कर देता है। हाँ, एक तरह से। चलिए प्रश्न 48, घरेलू वायरिंग में भूसंपर्क तार जिसे अर्थ वायर कहते हैं उसका कवर आमतौर पर किस रंग का होता है? ए लाल, बी काला, सी हरा या डी पीला? इसका उत्तर है सी, हरा। सुरक्षा के लिए अर्थ वायर हरे रंग का होता है। और बाकी तारों का? जो विद्युन्मय तार मतलब लाइव वायर है वो लाल या भूरे रंग का होता है और उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर वो काले या नीले रंग का होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 49 पर। किसी लंबी सीधी परिनालिका मतलब सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ए सिरों की ओर जाने पर घटता है, बी सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सी सभी बिंदुओं पर समान होता है या डी मध्य में शून्य होता है? इसका सही उत्तर है सी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। समान होता है। जी, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो समांतर और सीधी होती हैं। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, यूनिफॉर्म है। समझ गया, बहुत अच्छे। और अब आज का आखिरी सवाल प्रश्न 50, चिकित्सा विज्ञान में मानव शरीर के आंतरिक अंगों की तस्वीरें लेने के लिए किस चुंबकीय तकनीक का प्रयोग होता है? ए एमआरआई, बी सीटी स्कैन, सी एक्सरे या डी ईसीजी? इसका सही जवाब है ए एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई? जी, ये कैसे काम करता है? ये तकनीक हमारे शरीर में जो कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका उपयोग करती है और उसी से शरीर के अंगों की बहुत ही विस्तृत डिटेल्ड तस्वीरें बनाती है। अच्छा, तो ये भी चुंबकत्व का ही एप्लीकेशन है? बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की क्विज। मजा आया है ना? जी बिल्कुल। तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने जवाब सही हुए हैं।
हमें उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अगले वीडियो तक सीखते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।